नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एकदम अच्छे से आपकी जो तैयारी, आपकी जो पढ़ाई है वो चल रही होगी। तो चलिए, मैं भावना भाटी आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग एक और बायोलॉजी के नए कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि आप लोगों को आज इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे आप लोगों का एग्जाम किसी लोअर लेवल से शुरू होता हो या फिर हायर लेवल पर आप कभी बायोलॉजी को जब पढ़ते हैं या एग्जाम में जब क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस क्लास से आप वो सभी क्वेश्चंस बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अरस्तु ने सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर जीवों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया था। तो कभी भी आप लोग जब देखेंगे तो सबसे पहले नाम आता है अरस्तु का। अरस्तु, जिनको हम लोग फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि अरस्तु को हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों? जीव विज्ञान के पिता। इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी भी एंड फादर ऑफ जूलॉजी भी। ठीक है, बिल्कुल, जंतु और जीव विज्ञान दोनों के पिता इन्हीं को कहते हैं। अगर हम लोग बात करें, अरस्तु ने पादपों को शाक यानी हर्ब्स और झाड़ियां श्रब्स और वृक्ष ट्रीज में बांटा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने, अगर हम लोग प्लांट्स में बात करें तो इन्होंने जो आप लोगों के पादप थे, प्लांट्स थे, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जो कि क्या क्या थी? हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। यानी कि आप बता सकते हो शाक, झाड़ी और वृक्ष। क्लियर। अब आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं कि अरस्तु ने जंतुओं को लाल रक्त वाले और बिना लाल रक्त वाले 2 समूहों में वर्गीकृत किया था। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाएगा कि सबसे पहले किसने जीवों को रक्त के आधार पर वर्गीकृत किया था? तो आप लोग बताकर चलते हैं अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, क्योंकि अरस्तु को हम इंग्लिश में एरिस्टोटल ही कहते हैं। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो क्लासिफिकेशन से एक और इंपॉर्टेंट नाम कैरोलस लीनियस, जो आपको इस चैप्टर के अंदर जरूर पेपर में यहां से क्वेश्चंस बनते हैं इनके ऊपर, कैरोलस लीनियस के ऊपर। तो चलिए, कैरोलस लीनियस ने सभी जीवों को प्लांट और एनिमेलिया जगत में बांटकर द्विजगत प्रणाली दी थी। यानी कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको जब भी क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस आते हैं, यहां से ये पॉइंट जरूर आपको याद रखना है, जरूर पूछा जाता है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया? हु वॉज प्रोपोंडेड द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन? तो आप बताएंगे कैरोलस लीनियस। इन्होंने इस पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज प्लांट एंड सेकेंड इज एनिमेलियम। यानी एक ग्रुप इन्होंने पौधों का बनाया और एक ग्रुप इन्होंने एनिमल्स का बनाया। बात करते हैं लीनियस की, कि लीनियस की प्रणाली प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ठीक है, कोशिकीय और बहुकोशिकीय तथा प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी जीवों में विभेद नहीं कर पाई थी। अच्छा, जब इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया तो वो अनसक्सेसफुल रहा, वो असफल हो गया। क्यों? क्योंकि इनका जो क्लासिफिकेशन था वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को नहीं बता पाया। मतलब कौन से जीव ऐसे हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है या ये कोशिका किस तरीके की होती है, इन सभी को ये डिफाइन नहीं कर पाए थे। ठीक है, और साथ में कि कौन से जीव प्रकाश संश्लेषी और कौन से अप्रकाश संश्लेषी है, इनमें भी भेद, इनमें भी डिफ्रेंशिएट इनको भी ये नहीं कर पाए थे। क्योंकि इन्होंने कह दिया था कि सिर्फ इस पृथ्वी पर जो जीव हैं या तो वो पौधे हैं या फिर वो एनिमल है, उनकी कैटेगरीज किस तरीके की होंगी वो ये डिफाइन नहीं कर पाए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम लोग बात करें कि R.H. विटेकर, जब देखो 2 जगत वर्गीकरण यानी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो फेल हुआ। अभी अभी मैंने आपको बताया कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने दिया। कैरोलस लीनियस ने ही आप लोगों को पेपर में पूछेगा कि द्विनाम पद्धति को किसने दिया था? द्विनाम पद्धति, यानी कि ये भी इन्हीं के लिए जानी जाती है आप लोगों की। तो आप लोग बताते हो लीनियस, तो लीनियस नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही क्या किया था? इन्होंने ही द्विनाम पद्धति को भी दिया था। ठीक है, बाय नॉमिनल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बाय नोमेनक्लेचर जब भी आपको पूछे तो ये किसने दिया था? तो आप लोग बताकर चलते हो कि ये भी दिया था अरस्तु। नहीं, आप लोगों को बताना है, आपको बताना है लीनियस। ठीक है प्यारे दोस्त, क्लियर? चलिए, तो अब जब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर कि जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन
अनसक्सेसफुल हुआ था, सफल नहीं हुआ था, तो उस दौरान कौन से साइंटिस्ट आए? तो बीच में आपको बहुत से साइंटिस्ट देखने को मिले। जैसे हम लोग बात करते हैं हैकल की, ठीक है, जिन्होंने 3 जगत वर्गीकरण दिया। इसके बाद आए थे आप लोगों के कॉपलैंड, जिन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। लेकिन इनसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो आप लोगों को पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्लासिफिकेशन रहा, वो रहा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर मैं आपको यहीं पर एक पॉइंट क्लियर करती चलूँ कि जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन फेल हो गया था, ठीक है, 2 जगत वर्गीकरण जब क्या हो गया था दोस्त, ये फेल हो गया था, तो उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था किसने? कभी आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया, तो हम लोग बताते हैं कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे हैकल, ठीक है। तो हैकल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये भी हो गया था फेल प्यारे दोस्त, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या कहा कि पूरे ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दो, प्रोटिस्टा, प्लांट एंड एनिमल, ठीक है ये। लेकिन इसके बाद आया फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो कभी भी आपको पूछे कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया था, हु प्रोपोंडेड द 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, देन आप बताते हो कोपलैंड, ठीक है। ये काम किसने किया था भाई? कोपलैंड नाम के साइंटिस्ट ने। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने प्यारे दोस्त 4 जगतों में बांट दिया था सभी ऑर्गेनिज्म को। कौन कौन से थे? एक तो था प्रोटिस्टा, क्लियर, एक तो था प्रोटिस्टा, उससे पहले था मोनेरा, मोनेरा हो गया फर्स्ट, सेकंड हो गया प्रोटिस्टा, ठीक है। थर्ड यहां पर हो गया था प्यारे दोस्त क्या? प्लांट, क्लियर, प्लांटी या प्लांट, और फोर्थ हो गया था एनिमेलियम, एनिमेलियम, क्लियर, यानी वही जो लेनियस जी ने पहले ही बता दिया था। तो ये 4 किंगडम यहां पर इन्होंने बताए। एटलीस्ट हुआ क्या कि ये भी फेल हो गए, क्योंकि ये 4 जो किंगडम थी, ये दीज 4 किंगडम नॉट प्रॉपरली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। ये 4 विशेषताएं सभी, ये 4 जो किंगडम थे, ये सभी जीवों की विशेषताओं को नहीं बता पा रहे थे, इसीलिए ये भी फेल हुआ। फिर इसके बाद कौन सा आया था? फिर इसके बाद आया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको कौन लेकर आए थे? विटैकर। तो R.H. विटैकर ने 1969 में 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली को दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपको कई बार एसएससी ने पूछा है, आप उठाकर देखिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि विटैकर के 5 जगत कौन कौन से थे, ये भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो किंगडम था वो मोनेरा था, जो कि मैंने आपको अभी भी बताया, 4 का भी वही था। सेकंड था प्रोटिस्टा, वही सिमिलर। यहाँ पर जो एक नया जो किंगडम ऐड किया गया था वो था कवक यानी फंजाई। तो कभी भी आपको पूछे कि विटैकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर कौन से एक जगत को जोड़ा था, तो वो यही था दोस्त, फंजाई यानी कि कवक, ठीक है। तो हमने देखा कि फर्स्ट जो किंगडम थी दैट वाज मोनेरा, सेकेंड वन प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज फंजाई। तो फंजाई जो था ये विटैकर ने दिया था, इस बात को आपको याद रखना है ना। उसके बाद था दोस्त प्लांटी और एनिमेलिया, जो लीनियस जो थे वो पहले ही दे चुके थे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में सबसे पहले देने का काम किया था R.H. विटैकर, रॉबर्ट विटैकर ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विटैकर के वर्गीकरण के मुख्य मापदंड कोशिकीय संरचना, यानी कि इन्होंने जब अपने इस क्लासिफिकेशन को दिया तो कौन कौन से मेजरमेंट्स पर इसने ये क्लासिफिकेशन रेडी किया। तो सबसे पहले इसने सेल्यूलर स्ट्रक्चर को देखा था, कोशिकीय संरचना को देखा था। उसके बाद शारीरिक संगठन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखा था। फिर पोषण की विधि, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि जो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर क्या कि ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल कौन सी है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। फिर सेल्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसे बनी है, बहुत सारी कोशिकाओं से बनी है, एक कोशिका से बनी है, कैसे बनी है, ठीक है। और फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोफिक हैं, ऑटोट्रोफिक हैं, क्या है, कैसे अपना खाना बनाते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और जाति वृत्तीय यानी कि फाइलोजेनेटिक संबंध क्या है, उनका विकास कैसे हुआ है ना, उनके पूर्वज क्या थे। इस आधार पर उन्होंने जीवों को 5 वर्गीकरण में बांटा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो बनाया वो इसी इन स्पेशलिटीज के आधार पर बनाया। तो ये स्पेशलिटीज भी आपको एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि 3 डोमेन प्रणाली, 3
3 डोमेन प्रणाली यानी कि 3 डोमेन सिस्टम मोनेरा जगत को 2 डोमेन प्रणाली में बांटती है और बाकी सभी यूकैरियोटिक जगतों को तीसरे डोमेन में रखती है। तो यहां से आपको पूछ सकता है कि 3 डोमेन प्रणाली जो है ना, वो मोनेरा जगत को कितने भागों में बांटती है? तो आपने कह दिया कि 2 डोमेन में बांटती है बेटा, और बाकी सभी जो बचे वो यूकैरियोटिक जगत को तीसरे डोमेन में रखती है। यानी यूकैरियोटिक जगत कौन से डोमेन में आता है? तीसरे डोमेन में आता है। ये पॉइंट आपको पूछ सकता है। अच्छा, पहले वर्गीकरण प्रणालियों में बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती हैं, फंगस है ना, कवक, मॉसिस, फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, सभी को पादप के अंदर रखा गया था क्योंकि इन सभी में कोशिका भित्ति नहीं होती थी। तो जब आप लोगों ने देखा कि जब सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया गया तो इन सबको एक ही जगत में इंक्लूड कर लिया। किसको? बैक्टीरिया को भी, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी को भी, और जो आपकी क्या होती हैं शैवाल, ये भी, जो फंगस होते हैं कवक, मॉसिस यानी ये आपके ब्रायोफाइटा होते हैं, फर्न टेरिडोफाइटा होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सभी को कहाँ इंक्लूड किया गया था? प्लांट किंगडम के अंदर, पादप जगत में इंक्लूड करा। क्यों? क्योंकि उन सभी में कोशिका भित्ति होती है, क्योंकि दे ऑल हैव सेल वॉल। आप जानते हो ना, इन सभी में क्या पाई जाती है? सेल वॉल। जबकि जब हम एनिमल की बात करते हैं, एनिमल सेल की, उनमें तो सेल वॉल होती ही नहीं है। तो क्योंकि इन सभी में कोशिका भित्ति थी तो इन सभी को किस में इंक्लूड कर लिया था? प्लांट में इंक्लूड कर लिया था, है ना। अब आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला जो जगत था मोनेरा, इसकी खास बात क्या थी? तो किंगडम मोनेरा की अब हम लोग बातें करते हैं। तो 5 जगत प्रणाली का, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो सबसे पहला जगत, फर्स्ट किंगडम जो है, दैट वाज मोनेरा। वो क्या थी दोस्त? मोनेरा। क्वेश्चन यहां से बनते हैं, पूछा जाता है कि मोनेरा में किसको रखा है, मोनेरा की खास बातें क्या हैं? तो देखो, मोनेरा जगत के सभी जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं। मैं आपको बता दूं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा केवल एक ऐसा जगत है जिसके अंदर आपको प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिलती है। मोनेरा इज ओनली किंगडम दैट हैव प्रोकैरियोटिक सेल। बाकी आप रेस्ट 4 देखोगे, बाकी के 4 देखोगे ना, बाकी के 4, भाई ये मोनेरा है, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल है। बाकी के ये 4 जो होते हैं ये सभी यूकैरियोटिक सेल से बने हैं। तो 5 जगत प्रणाली में वो कौन सा जगत है जिसमें आपको प्रोकैरियोटिक सेल मिलती है? तो केवल एक है, मोनेरा, और मोनेरा ही पहला जगत है। तो पहले जगत के अंदर जो सेल का टाइप था वो था प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है? लेक ऑफ न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, है ना, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। क्लियर? तो मोनेरा में वो रखे गए थे जिनके अंदर केंद्रक नहीं होता है, ठीक है, लाइक बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया मोनेरा जगत के एकमात्र और सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले सदस्य। एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण मोनेरा जगत से संबंधित है? विच एग्जाम्पल इज रिलेटेड टू किंगडम मोनेरा? तो हम बताते हैं यहाँ पर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को रखा गया है मोनेरा में। साथ में जो नीली हरी शैवाल होती है, नीली हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको हम कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी आपकी कहाँ आती है? मोनेरा जगत में। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ये भी एक बार आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन था कि नीली हरी शैवाल का अन्य नाम, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी? तो दैट इज साइनोबैक्टीरिया। आगे बात करें तो बैक्टीरिया जो होते हैं, आकार के आधार पर बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं। जैसे फर्स्ट इज कोकस। दिल्ली पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं आप लोगों को कि जो गोलाकार बैक्टीरिया है उसके नाम के पीछे हम क्या लगाते हैं, गोलाकार बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? तो उसके नाम को पहचान सकते हैं हम कोकस वर्ड देखकर। तो कोकस होते हैं गोलाकार बैक्टीरिया। कोकस वर्ड लगता है स्फेरिकल बैक्टीरिया के लिए, जैसे डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। ये फिर है बैसिलस। बैसिलस बहुत बार पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होते हैं छड़ के आकार के, रोड लाइक बैक्टीरिया। रोड लाइक बैक्टीरिया यानी किसी छड़ के आकार के दिखेंगे आपको, रोड लाइक बैक्टीरिया जो होते हैं ये होते हैं बैसिलस। इनके नाम के पीछे लिखा हुआ होता है बैसिलस। जैसे कि हेमोबैसिलस होता है, खांसी करता है। नेक्स्ट है विब्रियो। विब्रियो भी पूछा है आपको, कोमा के आकार का बैक्टीरिया। ये होता है कैसा? कोमा शेप्ड। जैसे हम लोग कोमा लगा देते हैं ना कई बार इस तरीके से,
ऐसी शेप होती है। हेजे को फैलाने वाला बैक्टीरिया होता है विब्रियो कोलेरी। तो विब्रियो कोलेरी जो है वो एक कोमाकार बैक्टीरिया है। और लास्ट होता है स्पाइरलम। स्पाइरलम होता है सर्पिलाकार बैक्टीरिया, यानी कि ये होता है स्पाइरल शेप, लाइक इस तरीके से सांप की तरह। ठीक है, तो ये शेप आप लोगों को जरूर याद रखनी है, क्वेश्चन यहाँ से दिल्ली पुलिस में भी बने हैं। चलो आगे चलते हैं। बैक्टीरिया संरचना में बहुत सरल होते हैं, लेकिन इनका व्यवहार बहुत जटिल होता है। बैक्टीरिया बहुत सिंपल है, क्योंकि इनकी सेल इतनी छोटी है कि जो जनरली जो सेल होती हैं वो माइक्रोस्कोप से दिखती है, बट ये सेलों में सबसे छोटी हैं। ठीक है, तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि माइकोप्लाज्मा नाम का एक बैक्टीरिया होता है, माइकोप्लाज्मा। इट हैव स्मॉलेस्ट सेल इन दिस वर्ल्ड। तो इसकी जो कोशिका है वो सबसे छोटी होती है बेटा, है ना। इसकी कोशिका का साइज सबसे छोटा है। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल होती है प्यारे दोस्त इसकी। तो बैक्टीरिया की सेल बहुत छोटी होती है, बट इनका जो व्यवहार है वो हम समझ नहीं पाते, क्योंकि बैक्टीरिया ऑल ओवर है। हवा में भी बैक्टीरिया है, एयर के अंदर भी है, पानी में बैक्टीरिया है, मिट्टी में बैक्टीरिया है, फ्रिज के अंदर बैक्टीरिया है, गर्म झरनों में बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया हर जगह है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर। आगे चलते हैं कि अधिकांश बैक्टीरिया परपोषी हेट्रोट्रोफ होते हैं, जो मृत कार्बनिक पदार्थों या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं, मोस्ट बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रोफिक, अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो यहां से आपने समझा। एक बैक्टीरिया होता है आर्की बैक्टीरिया, अत्यंत कठोर आवासों जैसे अत्यधिक खारे क्षेत्रों, होलोफाइट, जहां नमक, समुद्र का पानी नमक वाला होता है, गर्म झरनों में, ठीक है, जहां पर पानी गर्म होता है प्यारे दोस्त, और दलदली क्षेत्रों में, यानी कि जहां मेथेन गैस मिलती है, मैशी एरियाज में भी पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा बैक्टीरिया जो विशेष परिस्थितियों में भी खुद को जिंदा रखने की कैपेसिटी रखता है, आर्की बैक्टीरिया, ये हर जगह मिलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है कि आर्की बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना अन्य बैक्टीरियाओं से भिन्न होती है। भाई ये भी आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्की बैक्टीरिया हर जगह क्यों सरवाइव कर जाता है। इसको आप ठंडे क्षेत्रों में रखो, पानी में, दलदल में, गर्म झरनों में, हर जगह सरवाइव करता है। क्यों, वाई? तो इसलिए क्योंकि इसकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है, जो उन्हें चरम परिस्थितियों में भी जीवित रखने में मदद करती है। तो इसकी सेल वॉल ज्यादा स्ट्रोंग होती है, जो इसको प्रोटेक्ट करती है हर तरीके के एटमॉस्फेयर से। ठीक है, आगे है मिथेनोजन्स। बहुत अच्छा पॉइंट है कि मिथेनोजन्स कहाँ होता है, तो गाय और भैंस जैसे जुगाली करने वाले जानवरों के पेट में पाया जाता है और मीथेन गैस बनाता है। इसीलिए गोबर जो गाय भैंस करती है, उनके मल में, गोबर में क्या होती है, मीथेन गैस होती है, क्योंकि उनके पेट के अंदर मिथेनोजन बैक्टीरिया है जो मीथेन गैस बनाने का काम करता है, और वो गोबर के साथ बाहर आती है, काउ डंग के साथ क्या होती है, बाहर आती है। आगे है यू बैक्टीरिया, तीसरे नंबर का बैक्टीरिया। आर्की पढ़ लिया है ना, मिथेनोजन पढ़ लिया, अब यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, क्वेश्चन पेपर में बना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज नोन एज ट्रू बैक्टीरिया? कौन सा एक सत्य जीवाणु के नाम से जाना जाता है? तो यू बैक्टीरिया। इनमें कठोर कोशिका भित्ति और गति के लिए फ्लैजेलम होता है। आपको ये बात याद रखनी है कि बैक्टीरिया जब मूव करता है, बैक्टीरिया जब गति करता है, तो इसके पास एक स्ट्रक्चर होती है जिसको कहते हैं फ्लैजेला। लाइक ये अगर एक बैक्टीरिया है दोस्त, ये अगर एक बैक्टीरिया है, तो जब ये मूव करेगा तो इसके पास एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को कहते हैं फ्लैजेलम, या इसी को कहा जाता है कशाभिका। ठीक है, कशाभिका। इसी से ये क्या करता है, मोशन करता है, इसी से ये गति करता है, इसी से ये चलता है। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बैक्टीरिया जब मूव करता है, मोशन करता है, तो वो किस स्ट्रक्चर से करता है, फ्लैजेला। अब फ्लैजेला भी बहुत सारे हो सकते हैं, किसी में एक, किसी में दो, किसी में चार, बहुत सारे। नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम नीली हरी शैवाल कहते हैं। में हरे पौधों की यह क्लोरोफिल ए होता है, मतलब ये एक तरीके से क्या है, एक ग्रीन कलर के प्लांट की कैटेगरी में ही आते हैं, बट ये मोनेरा किंगडम में रखे हैं, याद रखना, प्लांट नहीं है, मोनेरा में रखे हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है बेटा, और ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो आपको मैंने बताया सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, हेट्रोट्रोफ है, अपना खाना दूसरों पर डिपेंड होकर लेते हैं। बट आपको कभी पूछे साइनोबैक्टीरिया, यानी कि आपको कभी पूछे नीली हरी शैवाल, तो ये होती हैं ऑटोट्रोफिक,
है ना, दीज आर ऑटोट्रोफिक, क्योंकि ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाती हैं, ये होती हैं भाई स्वपोषी, ठीक है। तो ये स्वपोषी नेचर की होती हैं क्योंकि अपना खाना खुद बनाती हैं, क्योंकि इनमें होता है क्लोरोफिल, ठीक है, जो सनलाइट को ट्रैप करके अपना खाना ये खुद बना लेती हैं। चलते हैं आगे की तरफ। अगला है कि कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक और एनाबीना हेट्रोसिस्ट नामक विशेष कोशिकाओं में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर सकती हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है, पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सी नीलहरी शैवाल या निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा जगत का सदस्य है ना, क्या कर सकता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल सकता है, नाइट्रोजन को नाइट्राइट में बदल सकता है। तो ये होती है नॉस्टॉक और एनाबीना। ये बेसिकली राइस फील्ड में मिलते हैं आपको, चावल के जो खेत होते हैं ना उनके अंदर ही आपको देखने को मिलते हैं, और वहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। क्यों? क्योंकि पौधे नाइट्रोजन को सीधे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, नाइट्रोजन को उनको नाइट्रेट में बदलना पड़ता है, जो काम उनके लिए ये कर देती हैं दोनों एल्गी। आ जाओ, रसायन संश्लेषी यानी कीमोसिंथेटिक स्वपोषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया जैसे अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करके एटीपी प्राप्त कराते हैं। तो जो रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया है, केमिकल्स को इस्तेमाल करके जो बैक्टीरिया अपना खाना बनाते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो ऑटोट्रोफ होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जैसे कि ये नॉस्टॉक और एनाबीना नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलती हैं। तो ऐसा करके ये क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। ऐसा करके क्या करते हैं दोस्त, एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, समझ में आई बातें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर के पुनः चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन कि रसायन संश्लेषी जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन सी गैस के निर्माण में या किसके पुनः चक्रण में विशेष भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर के पुनः निर्माण में, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में ये वापस से सल्फर बनाते हैं, नाइट्रोजन बनाते हैं, नाइट्रेट बनाते हैं। इस तरीके से हमारी मिट्टी के अंदर ये सारे एलिमेंट्स को ये क्या करते हैं, वापस से रीजनरेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, जो परपोषी बैक्टीरिया है, जो अपरपोषी दूसरों पर डिपेंड होता है, प्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में होते हैं, और इनमें से अधिकांश महत्वपूर्ण डीकंपोजर मतलब जो सड़े गले पदार्थों को क्या कर देते हैं, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। जैसे जंगल में कोई लाश पड़ी हुई है, उस लाश में सड़न पैदा होगी, सड़न होगी तो बैक्टीरिया आएंगे, बैक्टीरिया उस लाश को धीरे धीरे खाएंगे। मतलब बैक्टीरिया उस लाश के अंदर जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, उन सबको तोड़कर मिट्टी में मिला देते हैं, और थोड़ी टाइम बाद आप देखते हो वो लाश पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुकी होती है। तो डिकम्पोजर का काम करते हैं, आप घटक तोड़ने का काम करते हैं जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में। ठीक है। कॉम्प्लेक्स जो प्रोडक्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में है उनको सरल कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, है ना। अब एक है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, दूध को दही में बदलने का काम करता है, सब जानते हैं, और बहुत बार ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि दूध को दही में कन्वर्ट करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है। अब कुछ बैक्टीरिया हेजा भी फैलाते हैं, जैसे मैंने बताया था विब्रियो कोलेरी, टाइफॉइड फैलाते हैं, सॉल्मेनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया, टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम का बैक्टीरिया, है ना। साइट्रस कैंकर बीमारी जैंथोमोनास बैक्टीरिया से होती है। तो ये बीमारियां भी कई बैक्टीरिया करते हैं। तो बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे भी हैं, जैसे अभी दूध में पाया जाता था लैक्टोबैसिलस, दूध से दही बना रहा है, दही में ये गुड बैक्टीरिया होता है जो आपके गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, आपकी पाचन प्रणाली के लिए अच्छा होता है। बट कुछ बैक्टीरिया हमारे अंदर ये बीमारियां भी करते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया मुख्य रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं, यानी कि इनके लिए अंदर क्या होता है, कोशिका विभाजन, मतलब बाइनरी फिजन ये करते हैं। बाइनरी फिजन मतलब कि ये अपनी कोशिका को दो हिस्सों में बांट देते हैं। तो बैक्टीरिया में जनन कैसे होता है, बाइनरी फिजन। अच्छा, प्रतिकूल परिस्थितियों में बैक्टीरिया बीजाणु भी बनाते हैं। तो ये भी पूछ सकता है आपको पेपर में कि बैक्टीरिया बेसिकली या सामान्यतः कोशिका विभाजन
कैसे करते हैं? बाइनरी फिजन द्वारा, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में, मतलब जब इनके अनुकूल नहीं होती हैं परिस्थितियां, है ना, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशंस में ये कैसे जनन करते हैं? तो इनमें स्पोर्स बनते हैं, छोटे छोटे बीज बनते हैं, छोटे छोटे बीजाणु बनते हैं। और लास्ट स्लाइड हमारे लिए कि माइकोप्लाज्मा ऐसे जीव हैं जिनमें कोशिका भित्ति पूरी तरीके से अनुपस्थित होती है। मैंने बताया था ना कि माइकोप्लाज्मा की सेल सबसे छोटी होती है, तो माइकोप्लाज्मा ऐसा बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल ही नहीं होती है, ठीक है। तो कौन सा बैक्टीरिया है जिसमें सेल नहीं होती है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ज्ञात सबसे छोटी जीवित कोशिका है और ये ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकता है बेटा। तो ये 30 फैक्ट्स आपने पढ़े और ये हैं आप लोगों की बैक्टीरिया की शेप्स जो मैंने आपको दिखाई थी कि भाई ये कोकस है गोलाकार बैक्टीरिया, ये बैसिलस है छड़ के जैसा, ठीक है, ये कोकीबेलस हो सकता है, मतलब थोड़ा गोलाई में भी नहीं है पूरी तरीके से और थोड़ा पूरा तरीके से छड़नुमा भी नहीं है। विब्रियो कोमाकार, स्पाइरलम हो सकता है, ठीक है, स्पायरोकेचे हो सकता है जो ज़्यादा ही थोड़ा मुड़ा हुआ होता है। तो ये होती हैं आपकी बैक्टीरियाज की शेप। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपने मोनेरा किंगडम के बारे में पढ़ा होगा, है ना। अभी आप लोगों की 4 किंगडम बची हुई हैं। प्रोटिस्टा के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फंजाई के बारे में यानी कवक। उसके बाद आपको प्लांट और एनिमल के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगी। तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस टॉपिक से आपको लगभग 3 से 4 वीडियोस मिलने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप लोगों को बताना है कि आपको कैसा लगा, कितने कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पाए और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जब आप लोग कमेंट करते हैं ना तो सच्ची में ऐसा लगता है कि हाँ इन बच्चों के लिए और अच्छा कंटेंट हम लोगों को लेकर आना है। तो वीडियो को शेयर और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद आप कौन सा टॉपिक है जिस पर वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो टेक केयर ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।